नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम भारत की कृषि यानी एग्रीकल्चर की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, लेकिन असल में हमारी थाली से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक हर चीज से जुड़ा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मौजू है जो हम सबकी जिंदगी से सीधे जुड़ा है। भले ही हम शहर में रहते हों या गांव में, हमारी मेज पर जो खाना आता है ये उसी की कहानी है। सही बात है। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। ये एनसीईआरटी की कक्षा 9 की किताबों पर आधारित कुछ नोट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। तो हमारा मिशन साफ है, इन नोट्स से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो हमें भारत की कृषि की बुनियाद समझा सकें। मौसम के हिसाब से फसलों के वर्गीकरण से शुरू करेंगे, फिर 1960 के दशक के उस बड़े मोड़ पर चलेंगे जिसे हरित क्रांति कहते हैं, और आखिर में दूध से लेकर आलू तक की दूसरी रंग बिरंगी क्रांतियों को भी समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और बुनियादी बात से, भारत में फसलें मौसम के साथ कैसे बदलती हैं। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ये भारत के कृषि कैलेंडर को सीधे सीधे मानसून से जोड़ता है। हमारी खेती आज भी कितनी ज्यादा प्रकृति पर निर्भर है, ये यहीं से पता चलता है। इन नोट्स में 3 मुख्य सीजन बताए गए हैं, खरीफ, रबी और जायद। ये नाम तो सुने हैं, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब ये मौसम से कैसे जुड़े हैं? देखिए, इसका पूरा खेल मानसून के आने और जाने का है। सबसे पहले है खरीफ। अच्छा। जैसे ही जून जुलाई में मानसून की पहली बारिश होती है, किसान खरीफ की फसलें बोना शुरू कर देते हैं। इन फसलों को बहुत ज्यादा पानी और गर्म नमी वाला मौसम चाहिए। चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये सब इसी मौसम की फसलें हैं। और मजे की बात यह है कि भारत की जो सबसे मुख्य खाद्य फसल है चावल, वो एक खरीफ फसल है। सितंबर अक्टूबर आते आते इनकी कटाई हो जाती है। अच्छा, तो खरीफ का मतलब हुआ मानसून की फसलें, और रबी, ये तो नाम से ही सर्दियों से जुड़ा लगता है। सही है? बिल्कुल। जब अक्टूबर नवंबर में मानसून चला जाता है और हल्की हल्की ठंड शुरू होती है, तब रबी का मौसम आता है। इन फसलों को बढ़ने के लिए ठंडा और सूखा मौसम चाहिए होता है। गेहूं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। साथ ही सरसों, चना, जौ, ये सब रबी की फसलें हैं। सर्दियों में जो हम सरसों का साग खाते हैं ना, वो इसी मौसम की देन है। और फिर मार्च अप्रैल में गर्मियां शुरू होते ही इनकी कटाई हो जाती है। और ये तीसरा नाम जायद, ये उतना सुनने में नहीं आता, ये क्या है? जायद फसलों को आप एक तरह से समर बोनस या कह सकते हैं गैप फिलर हैं। ये रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच के छोटे से तेज गर्मी वाले मौसम में उगाई जाती हैं। अच्छा। मतलब मार्च से जून के बीच ये बहुत तेजी से तैयार होती हैं। गर्मियों में जो हमें ताजगी देने वाले तरबूज, खरबूजे, खीरे मिलते हैं ना, वो सब जायद की ही देन है। तो मौसम के हिसाब से फसलों का कैलेंडर तो समझ आ गया, लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि फसल कब उगती है। असली बात तो ये है कि थाली में क्या आता है और वो फैक्ट्री में क्या जाता है। इसी से जुड़ा है उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये वर्गीकरण हमें बताता है कि कृषि हमारी जिंदगी के कितने अलग अलग हिस्सों को छूती है। सबसे पहले आते हैं अनाज, जिन्हें हम सीरियल्स कहते हैं, जैसे चावल, गेहूं। हाँ, चावल, गेहूं, मक्का, ये हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। फिर हैं दलहन यानी पल्सेस, चना, अरहर, मूंग, ये प्रोटीन का खजाना है, खासकर शाकाहारी भोजन में। इसके बाद तिलहन या ऑयल सीड्स, जिनसे हमें खाने का तेल मिलता है, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी। फिर आती हैं रेशेदार फसलें यानी फाइबर क्रॉप्स, जैसे कपास और जूट, जो हमारे कपड़ों से लेकर बोरियों तक सब कुछ बनाती हैं। और आखिर में चारा फसलें, फॉडर क्रॉप्स, जो पशुओं का पेट भरती हैं। ये वर्गीकरण तो बहुत साफ है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने भारत की किस्मत बदल दी, हरित क्रांति। इन नोट्स में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम प्रमुखता से लिखा है, जिन्हें भारत में इसका जनक कहा जाता है। ये 1960 के दशक की बात है, लेकिन इसका असर वो आज भी महसूस होता है। ऐसा क्या हुआ था उस दौर में? हरित क्रांति को समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा। ये वो दौर था जब भारत अनाज की भारी कमी से जूझ रहा था और हमें अमेरिका जैसे देशों से गेहूं आयात करना पड़ता था। ये देश के आत्मसम्मान के लिए एक बड़ी चोट थी। इसी बैकग्राउंड में हरित क्रांति एक जरूरत बनकर उभरी। इसका मकसद एक ही था, किसी भी तरह से देश में अनाज, खासकर गेहूं और चावल का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ाना कि हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें।
तो ये सिर्फ एक कृषि सुधार नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन था। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? कौन सी तकनीकें थी इसके पीछे? इसके 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला और सबसे क्रांतिकारी था ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाँ बिल्कुल, HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। नोट्स में 2 नाम भी दिए गए हैं, चावल के लिए आयारेट और गेहूं के लिए कल्याण सोना। ये बीज पारंपरिक बीजों से कई गुना ज्यादा अनाज पैदा कर सकते थे। लेकिन सिर्फ जादुई बीजों से तो काम नहीं चला होगा ना? मेरा मतलब है, अगर एक किसान वही पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या ये नए बीज तब भी उतनी ही पैदावार देंगे? उसे और क्या बदलना पड़ा होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर बाकी के 3 स्तंभ आते हैं। इन HYV बीजों की भूख भी ज्यादा थी। अच्छा। इन्हें ज्यादा पानी, ज्यादा खाद की जरूरत थी। हम्म। तो दूसरा स्तंभ बना सिंचाई की बेहतर सुविधाएं। सरकार ने नहरों का जाल बिछाया, किसानों को ट्यूबवेल लगाने के लिए मदद दी गई ताकि फसलों को जब चाहे जितना चाहे पानी मिल सके। तीसरा स्तंभ था रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। यूरिया, पोटाश जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल आसमान छू गया ताकि जमीन से ज्यादा पैदावार ली जा सके। और चौथा स्तंभ था आधुनिक मशीनें, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, जिनसे खेती का काम बहुत तेज और आसान हो गया। और इसका असर कुछ खास इलाकों में ही ज्यादा देखा है ना, जैसे पंजाब, हरियाणा। बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन सभी चीजों के लिए सबसे तैयार थे, इसलिए क्रांति का सबसे ज्यादा असर वहीं दिखा। तो इसका मतलब है भारत रातों रात अनाज की कमी से अनाज की बहुतायत पर पहुंच गया। ये सुनने में तो जबरदस्त लगता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। सतह पर देखें तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। भारत अनाज का आयातक से निर्यातक बन गया, किसानों की आमदनी बढ़ी, ग्रामीण इलाकों में समृद्धि आई। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा उतरें तो हमें इस सफलता की एक बड़ी कीमत भी दिखाई देती है, और इन नोट्स में उस पर भी इशारा किया गया है। अच्छा, तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या था? क्या समस्याएं थीं? कई गंभीर समस्याएं थी। पहली, पानी से जुड़ी। पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल से अंधाधुंध पानी निकाला गया, जिससे भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया। दूसरा, जो बाढ़ सिंचाई की जाती थी, यानी खेतों को पानी से लबालब भर देना, उससे एक नई समस्या पैदा हुई, मिट्टी में खारापन, जिसे सॉइल सैलिनिटी कहते हैं। सॉइल सैलिनिटी, ये क्या चीज है? ये जमीन को कैसे खराब करती है? इसे ऐसे समझिए, जब खेतों में पानी भरकर सिंचाई की जाती है तो पानी तो गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है ना। हाँ। लेकिन जमीन के नीचे का नमक और मिनरल्स ऊपर सतह पर रह जाते हैं। साल दर साल ऐसा होने से जमीन की ऊपरी परत में नमक की एक सफेद परत जम जाती है, जो वो पौधों की जड़ों के लिए जहर की तरह काम करती है और जमीन को बंजर बना देती है। बाप रे। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल ने मिट्टी के कुदरती पोषक तत्वों को खत्म कर दिया और हमारे पानी और खाने में जहर घोल दिया। और इसका छोटे किसानों पर क्या असर पड़ा? क्या वो इस क्रांति का हिस्सा बन पाए? ये एक और दुखद पहलू है। HYV बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनें, ये सब बहुत महंगा था। बड़े किसान तो बैंक से लोन लेकर ये सब खरीद सकते थे, लेकिन छोटे किसान पीछे छूट गए। इससे गांवों में अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। तो हरित क्रांति की कहानी एक मिलीजुली कहानी है, सफलता की भी और अनजाने में हुए नुकसान की भी। तो हरित क्रांति ने हमें अनाज तो दे दिया, लेकिन एक संतुलित थाली के लिए सिर्फ अनाज काफी नहीं है। शायद इसीलिए बाकी क्रांतियों की जरूरत पड़ी, जैसे श्वेत क्रांति का जिक्र है। बिल्कुल, हरित क्रांति अनाज पर केंद्रित थी, लेकिन देश को दूध, तेल, अंडे, फल, सब्जियों की भी जरूरत थी। यहीं से बाकी क्रांतियां शुरू होती हैं। और श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन की कहानी तो कमाल की है। दूध से जुड़ी। हाँ, दूध उत्पादन से। सोचिए, एक ऐसा देश जहां दूध की कमी थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इसका श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये एक सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड के जरिए लाखों छोटे छोटे दूध उत्पादकों को अमूल जैसे एक बड़े ब्रांड से जोड़ दिया। ये असल में सहकारिता यानी कोऑपरेटिव की ताकत थी। ये तो वाकई दिलचस्प है। और नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का क्या मकसद था? नीली क्रांति का मकसद था मछली उत्पादन बढ़ाना। भारत के पास एक लंबी समुद्री तटरेखा है और साथ ही नदियां, तालाब और झीलें भी हैं।
इस क्रांति ने दोनों ही जगहों पर मछली पालन को बढ़ावा दिया। इसका सीधा असर लोगों के भोजन में प्रोटीन की कमी को दूर करने पर पड़ा। नोट्स में पीली क्रांति का भी जिक्र है, येलो रेवोल्यूशन। इसका रंग तो सरसों की याद दिलाता है। और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन यानी तेल देने वाली फसलों से था, खासकर सरसों और सोयाबीन। मकसद था भारत को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हमें विदेशों से महंगा तेल न खरीदना पड़े। इसके अलावा सुनहरी और रजत क्रांति भी हैं, गोल्डन एंड सिल्वर रेवोल्यूशंस। जी, सुनहरी क्रांति बागवानी से जुड़ी थी, यानी फल, सब्जियां, फूल और शहद का उत्पादन बढ़ाना। इससे किसानों को अनाज के अलावा आमदनी का एक और जरिया मिला। और रजत क्रांति ने अंडा और मुर्गी पालन पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे प्रोटीन का एक और सस्ता स्रोत उपलब्ध हुआ। और हाँ, एक गोल क्रांति भी है, राउंड रेवोल्यूशन, जो आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए थी। ये तो क्रांतियों का पूरा इंद्रधनुष है। लेकिन क्या इन सभी क्रांतियों का असर जमीन पर उतना ही गहरा था जितना हरित या श्वेत क्रांति का, या इनमें से कुछ का असर सीमित रहा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हरित और श्वेत क्रांति गेम चेंजर थीं। उन्होंने पूरे देश का नक्शा बदल दिया। बाकी क्रांतियों का असर भी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन शायद उतना व्यापक नहीं। जैसे पीली क्रांति के बावजूद भारत आज भी खाद्य तेलों का एक बड़ा आयातक है, लेकिन इन सभी ने मिलकर भारत की खाद्य सुरक्षा को एक नई दिशा जरूर दी है। इन नोट्स में कुछ और क्रांतियों का भी जिक्र है, जैसे गुलाबी क्रांति मांस और प्याज से, भूरी क्रांति चमड़े से और स्लेटी क्रांति उर्वरक उत्पादन से जुड़ी है। ठीक है, तो हमने इन सारी क्रांतियों के क्या और क्यों को समझ लिया। लेकिन अब उस हिस्से पे आते हैं जो इन सब के पीछे था, यानी विज्ञान और तकनीक। इन नोट्स में कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो इसी पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये क्रांतियां बिना विज्ञान के संभव ही नहीं थी। सबसे पहली और जरूरी चीज थी फसल किस्मत सुधार, यानी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। वैज्ञानिकों ने लैब में ऐसे बीज तैयार किए जिनकी पैदावार ज्यादा हो, जिनकी क्वालिटी बेहतर हो, जो बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से लड़ सकें, और जो जल्दी पककर तैयार हो जाए। बिल्कुल, जो सूखा या खारापन झेल सकें और जो जल्दी पकें। ये सिर्फ ज्यादा उगाने के बारे में नहीं था, बेहतर उगाने के बारे में था। दूसरा बिंदु है पोषक तत्व प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यहाँ खाद और उर्वरक का अंतर समझाया गया है, जिसकी बात हमने हरित क्रांति के संदर्भ में भी की थी। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। खाद, जैसे गोबर की खाद या केंचुआ खाद, जैविक होती है। ये धीरे धीरे काम करती है, लेकिन मिट्टी की सेहत को लंबे समय तक सुधारती है। वहीं उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बने रसायन होते हैं, जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अच्छा, ये पौधों को तुरंत खुराक देते हैं, जैसे किसी मरीज को ग्लूकोज चढ़ा दिया हो। हरित क्रांति में उर्वरकों का बोलबाला था, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि मिट्टी को जिंदा रखने के लिए जैविक खाद कितनी जरूरी है। और सिंचाई के तरीकों की भी बात है, जो सीधे सीधे हरित क्रांति की पानी वाली समस्या से जुड़ती है। बिल्कुल, हमने देखा कि नहरों और ट्यूबवेल से पानी की कितनी बर्बादी हुई। अब उसका समाधान खोजा जा रहा है। आधुनिक तरीके जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई, जिसमें फव्वारे से पानी दिया जाता है, या ड्रिप सिंचाई। हाँ, या ड्रिप सिंचाई, जिसमें पाइप के जरिए बूंद बूंद पानी सीधा पौधे की जड़ में पहुंचाया जाता है। ये तरीके 70 से 80% तक पानी बचाते हैं। यह हरित क्रांति की गलतियों से सीखा हुआ एक जरूरी सबक है। तो आज की इस पूरी बातचीत को देखें तो हमने फसलों के मौसम से शुरू करके भारत की खाद्य कहानी के सबसे बड़े मोड़ यानी हरित क्रांति और उसके बाद आए दूसरी कई क्रांतियों तक का एक लंबा सफर तय किया है। ये सच में दिखाता है कि कैसे ये बुनियादी बातें देश के इतने बड़े और जटिल कृषि तंत्र को समझने की चाबी हैं। निश्चित रूप से इन नोट्स ने हमें ये समझने में मदद की कि ये क्रांतियां क्या थी और कैसे हुई, और उनका मुख्य ध्यान उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर था। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले कोई एक आखिरी विचार या सवाल जो आप हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहें? हाँ, एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमने देखा कि पहली हरित क्रांति ने हमें भूख से तो बचा लिया, लेकिन हमारे पर्यावरण, हमारी मिट्टी और हमारे पानी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब जब हम हरित क्रांति 2.0 या अगली कृषि क्रांति की बात करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो कैसी होनी चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी और प्रासंगिक सवाल है। क्या उसका मकसद भी सिर्फ उत्पादन की मात्रा को और बढ़ाना होगा, या इस बार हम स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी और पोषण यानी न्यूट्रिशन को प्राथमिकता देंगे? क्या अगली क्रांति ऐसी हो सकती है जो न सिर्फ हमारे गोदाम भरे, बल्कि हमारी जमीन को भी सेहतमंद बनाए, हमारे पानी को भी बचाए और हमारी थाली में सिर्फ पेट भरने वाला नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन भी रखे? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि भारत का और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा।